अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। 5 मिनट वेट करते हैं और भी लोग आ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। जी आज का टॉपिक जो है, आज ओरिएंटेशन आपकी क्लास है इंटरनेशनल लॉ की। इंटरनेशनल लॉ की तो बात हम करेंगे ही, साथ में एक जनरल सेशन भी होगा। आप ऑप्शनल्स हम डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर। जनरल क्वेरीज, नोट्स मेकिंग टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स दोनों बना सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ की कंपैटिबिलिटी दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ क्या है ये आपको बताऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि FPSC का जो करंट पैटर्न है उसको देखते हुए आपने इंटरनेशनल का पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है कि आपको अच्छा स्कोर मिले, इस बारे में बात होगी। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों की राय है कि बहुत ड्राई सब्जेक्ट है और ये लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और इसको ऑप्ट करना ऐसा ही है जैसे आपने एक बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ले लिया है और एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है एस्पेरेंट्स के बीच में कि आपने अगर अच्छा स्कोर लेना है तो आपने सारे वही सब्जेक्ट उठाने हैं जो कि बहुत हाई स्कोरिंग हो। इंटरनेशनल की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पूरी करनी ज़रूरी है। अगर आपको याद होगा 2020 की अटैम्प्ट में जो इंटरनेशनल का पेपर था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। पहले मुझे बता दें, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, क्लियर है? ठीक है, 2020 का जो पेपर था इंटरनेशनल लॉ का वो बहुत डिफ़िकल्ट था। और वो साल था जब इंटरनेशनल लॉ आई थिंक वर्स्ट हिट हुआ था। 2018 से पहले इंटरनेशनल लॉ एक बहुत हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता था और 70-75 इसमें लोग बहुत ईजिली ले लेते थे बेसिक की टॉपिक्स प्रिपेयर करके। मगर 2018 के बाद से आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट चेंज होनी शुरू हुई और पैटर्न बदलना शुरू हुआ। और 2020 वो साल था जब रिकॉर्ड स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लॉ में फेल हुए थे। ठीक है जी। अच्छा, मैंने इस्लामाबाद से अटैम्प्ट दी थी अपनी और मुझे याद है कि 11 बजे जो रिक्वायरमेंट होती कि आप जिसने पेपर छोड़ के जाना है वो जा सकता है, तो 11 बजे ऑलमोस्ट 70% हॉल खाली हो गया था कि वो उसमें प्रपोजिशंस थी क्वेश्चन पेपर के अंदर और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे कि मोस्टली स्टूडेंट्स को जिन्होंने बहुत बेसिक ग्रामर से और दूसरों के नोट से तैयारी की थी उनको पेपर की समझ ही नहीं आई, वो छोड़ के चले गए। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ स्टूडेंट्स के साथ एक सेशन रखा। मैंने उनसे पूछा, जो लोग फेल हुए थे उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। मेरा उस साल स्कोर 63 था इंटरनेशनल लॉ में। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या पेपर में किया था, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम हमें बताएं कि इसकी क्या टिप्स हैं, आपका स्कोर इतना अच्छा कैसे आया। हम लोग तो शीट्स भर के आए थे, हम हेडिंग्स डाल के आए थे, फिर भी हमारे 19 हैं, 20 हैं, 22 हैं। तो मैंने उनसे थॉरली पूछा कि आप मुझे पहले बताएं कि पेपर आपने अटैम्प्ट किस तरह से किया था। उनमें से किसी एक भी स्टूडेंट ने पेपर के अंदर कोई केस लॉ नहीं लिखा था, कोई ऑथर की स्टेटमेंट नहीं लिखी थी और ख़ाली उस पेपर को किसी भी आम पेपर की तरह जो CSS के बाकी आपके 11 पेपर्स होते हैं उसकी तरह उन्होंने उसको अटैम्प्ट किया था। सो अगर आप इस पेपर को इस तरह अटैम्प्ट करेंगे तो आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं हमेशा एक बात कहती होती हूँ कि आपने इंटरनेशनल लॉ का पेपर ऑप्ट करते हुए और इसकी तैयारी करते हुए ये बात जहन में बिठा लेनी है कि ये एक लॉ का सब्जेक्ट है और इसका जो एग्जामिनर है वो लॉ का टीचर या लॉ का प्रोफेसर है और वही आपका पेपर चेक कर रहा है, उसको मार्क कर रहा है और उसने आपके पेपर में वो सारी रिक्वायरमेंट्स ढूंढनी है जो कि एक लॉ के पेपर के अंदर होती हैं।
अगर आपके पेपर में उसको वो रिफ्लेक्शन ना मिली तो वो आपको कभी भी पास नहीं करेगा, वो आपको इसमें फ़ेल कर देगा। इसलिए जो बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने जब तक नहीं पूरी की होंगी तब तक आप इंटरनेशनल लॉ में बेशक शीटें भर लें, बेशक आप हेडिंग्स डाल दें, जो मर्ज़ी कर लें, जितना कुछ मर्ज़ी इसमें लिख दें, आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं ले सकते। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको सोर्सेज का बता देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी डिस्कशन की तरफ आएंगे। जो इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज हैं, जो बेसिक सोर्सेज आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है, उसमें 4-5 बुक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो स्टार की बुक है, स्टार की इंटरनेशनल लॉ एक वो किताब है जो कि अगर आप पिछले 3-4 साल के पेपर्स का एनालाइज करें, उनको एनालिसिस करें, तो आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल लॉ के जो फर्स्ट पार्ट, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लॉ के पेपर के 4-5 पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है इसका, उसके अंदर आती है डेफिनेशन, स्कोप, नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और एक बहुत अच्छी डिबेट है कि इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है कि नहीं है। आपको इंटरनेशनल लॉ की हर किताब में जो पहला सवाल मिलेगा वो यही मिलेगा कि इज़ इंटरनेशनल लॉ ट्रू लॉ और नॉट, और इस तरह की चीज़ें, सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और फिलोसॉफिकल डिबेट। तो 2-3 साल के पेपर्स में मैंने एक बात नोटिस की है कि एग्जामिनर स्टार की बुक से ही एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स उठा के पेपर में आपको दे रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली अब जब से 2-4 सालों से इंटरनेशनल लॉ का पेपर का ट्रेंड बदल गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार की बुक को ज़रूर पढ़ के पेपर में बैठें अगर आप अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं और आप सीरियस एस्पायरेंट हैं। अच्छा, दूसरी एक किताब है मैल्कम शाह, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ये दो तो वो किताबें हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए और आपने पढ़नी चाहिए केसेस प्रिपेयर करने के लिए। केसेस कहाँ से प्रिपेयर किए जाएं, बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जी ठीक है, टेक्स्ट तो मिल जाता है, कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं, नोट्स कोई में हमने खुद बना लिए, दोस्त ने बना दिए, किसी सीनियर के मिल गए, हमने उसको पढ़ लिया। केसेस कैसे प्रिपेयर करने, केसेस प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास ये बुक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये एक किताब है मार्टिन डिक्सन की। ठीक है, ये वो बुक है जो कि आपके पास हर हाल में होनी चाहिए। आपके पास स्टॉक नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास शॉ नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ये बुक आपके पास लाजमी होनी चाहिए, मार्टिन डिक्सन। इसके अंदर आपको सारे केस लॉज मिलेंगे जो पेपर में आपने डालने हैं और लिखने हैं, और जिनकी वजह से आपको एज मिलेगा पेपर में। अच्छा चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक बिगनर हैं, ठीक है, 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो होते हैं जो बिल्कुल बिगनर होते हैं, जिनको इंटरनेशनल लॉ का कुछ पता नहीं होता, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप नहीं हुए होते, तो वो इंटरनेशनल लॉ रखना चाहते हैं, तो वो उसकी तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें। अच्छा मीनवाइल आपके कोई क्वेश्चंस हैं इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड, तो आप जो लिखते जाएँ तो मैं उनको साथ साथ आंसर करती जाऊँगी। ठीक है, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आप इंटरनेशनल लॉ की आपको बिल्कुल समझ नहीं है, कॉन्सेप्ट्स की आपको नहीं पता कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, तो आपने सबसे पहला जो काम करना है, आपने सर अहमद बिलाल सूफ़ी साहब एक बहुत अच्छे लॉयर हैं, उनके यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, वो 7 या 8 लेक्चर्स का एक सेट है जो कि आपको मिल जाएगा, वो आपने सबसे पहले देखना है। वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लॉ के, उससे आपको इंटरनेशनल लॉ का इंट्रोडक्शन पता चलेगा कि इंटरनेशनल लॉ बेसिकली उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं। आपकी जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी तैयारी को पॉलिश करेंगे। ठीक है, उसके अंदर वैल्यू एडिशन करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये 3 सोर्सेज हो गए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरी तरह के जो थोड़े नालायक होते हैं और जिनको लगता है कि स्टार्क और मैल्कम शाह और इस तरह के बुक्स जो हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं और अंग्रेज़ी में थोड़े कमज़ोर होते हैं। हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरनेशनल लॉ की इस तरह की मोटी मोटी किताबों की समझ नहीं आ रही, उनके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सोर्स है जो कि मैंने खुद भी पढ़ा था। ऑल्दो के अक्सर टीचर्स डिस्करेज करते हैं कि आप वो बुक ना लें और वो बुक ना पढ़ें। थैंक यू सो मच। लेकिन वो बुक है अग्रवाल की बुक। ऑल्दो कि इस बुक को मार्केट में और टीचर्स जो हैं वो सब लोग डिस्करेज करते हैं, अकेडमीज़ भी आपको भारी भारी किताबें बताएंगी कि जी आपने वही पढ़नी है और वही पढ़ेंगे तो आप पास हो सकते हैं। नो, नॉट एट ऑल। आपने चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है अपने लिए। आप जिस कदर सिंप्लीफाई करेंगे उस कदर आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी, आपके लिए ईजी होंगी, आप उनको ग्रास्प कर सकते हैं, और आप ग्रास्प करेंगे तो ही आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाके गर्मी में या सर्दी में, शदीद मौसम में
एग्ज़ाम स्ट्रेस के साथ उन चीज़ों को रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, उनको वहाँ पर लिख पाएंगे, खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन कर पाएंगे, एग्जामिनर को कन्विंस कर पाएंगे। इस बुक को अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा पास हो जाएगा। मैंने इस बुक को पूरा पढ़ा है, मैं आपको दिखा भी दूँ। अगर ये मैंने सारी बुक पढ़ रखी है, इसके अंदर मेरे स्टिकी नोट्स भी लगे हुए हैं, इसके अंदर मैंने मार्जिन्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स भी बनाए हुए हैं। इस बुक को आपने पूरा पढ़ना है। ये इस बुक की बेस्ट बात ये है कि इसकी लैंग्वेज इस कदर सिंपल है, सिंपल इंग्लिश, क्योंकि इंडियन राइटर है ना, तो वो भारी अंग्रेजियाँ फिरंगियों वाली इसके अंदर नहीं है। सिंपल लैंग्वेज है और सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, मगर इंटरनेशनल लॉ के सारे कॉन्सेप्ट्स। लास्ट बुक का ऑथर जी अग्रवाल, डॉक्टर अग्रवाल की बुक है इंटरनेशनल लॉ की। ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है और आपके लिए इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है, या फिर अगर आप बहुत लिटरेरी टाइप या हैवी इंग्लिश की टाइप की बुक्स आप समझ में आपको नहीं आ रही और इंटरनेशनल लॉ आपके लिए एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, तो अग्रवाल साहब की बुक आप ले लें, अग्रवाल साहब की इंटरनेशनल लॉ की बुक। लेकिन एक शर्त इसकी ये है कि आपने इस बुक को कम से कम भी 3 दफ़ा पढ़ के एग्जाम में बैठना है, कम से कम भी 3 से 4 दफ़ा आपने इसको पढ़ा हुआ हो, तो फिर ही बात बन सकती है। इसके अंदर आपको केस लॉज भी मिल जाएंगे, फुट नोट्स के नीचे इसमें सारे केस लॉज टॉपिक वाइज बताए हुए हैं और तकरीबन सारा सिलेबस आपका इसमें कवर हुआ हुआ है। 1-2 चीज़ें हैं सिर्फ जो कि आपको एक्स्ट्रा सोर्सेज से करनी पड़ेंगी। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं आपको जो कोर्स पढ़ाऊँगी इंटरनेशनल लॉ का, वो मैंने इन सारे सोर्सेज को इकट्ठा करके प्लस जो मेरे LLM के इंटरनेशनल लॉ के नोट्स थे जो मेरे टीचर ने मुझे क्लास में पढ़ाए थे हम लोगों को, वो मैंने पूरे कंपाइल किए हुए हैं, वो मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, मेरे पास पड़े हुए। ठीक है, ये मेरे नोट्स हैं जिनसे मैंने खुद भी तैयारी की थी और मैं आपको भी तैयारी करवाऊंगी। तो इसमें मैंने वो सारे टॉपिक्स भी कवर किए हुए हैं और सब केस लॉज वगैरह डिक्सन से भी उठा के, अग्रवाल से जो चीज़ें मिली वो वहाँ से ली, और जो टॉपिक्स इंटरनेशनल के टीचर ने हमें बताए वो वहाँ से लिए, सब कुछ मिक्सअप करके ये मेरे नोट्स हैं। मैंने पढ़ा भी इनसे ही था और मैं आपको टॉपिक के साथ साथ जो हम टॉपिक करेंगे मैं आपको ये नोट्स PDF में भेजती भी जाऊंगी, तो आपका एक बहुत बड़ा इशू उसमें सॉल्व हो जाएगा कि आपको नोट्स मेकिंग की समझ भी आ जाएगी और आपको बने बनाए नोट्स मिल भी जाएंगे। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके नोट्स को पढ़ लेंगे तो आपके लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट होएगा, क्योंकि 2020 के पेपर में मुझे याद है जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने इसी तरह सॉल्व किया था कि वो LLM में मैंने पढ़ा हुआ था और वो एग्जैक्ट मेरे माइंड में था, मैंने वहाँ पर जाके लिख दिया। अच्छा, अब इस तरफ आते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या तरीके हैं वो कि हम इंटरनेशनल को क्रैक कर लें। क्या वो साइंस है कि जिसके साथ एक ऐसा सब्जेक्ट जिसकी मार्केट के अंदर बहुत वो बनी हुई है कि जी आपको स्कोर नहीं मिलेगा, आप फेल हो जाएंगे, ड्राई सब्जेक्ट है, मुश्किल सब्जेक्ट है, तो फिर इसको क्यों रखें, क्यों ऑप्ट करें। ये क्वेश्चन है कि अब इसको ऑप्ट क्यों करें। पहली बात ये कि इसको ऑप्ट क्यों करना चाहिए। अब CSS की डायमेंशंस बिल्कुल बदल गई हैं, FPSC का पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। अब वो कुछ भी कहीं भी पूछ लेते हैं। अब वो बात नहीं रही कि जी इस सब्जेक्ट के लिए आपने ये 5-6 टॉपिक्स कर लिए तो आप यूर गुड टू गो, इसके लिए आपने ये कर लिया, कंपल्सरीज आपने कर लिए तो वो सेपरेट हैं, ऑप्शनल सेपरेट हैं। 2022 के अटेम्प्ट ने ये चीज़ क्लियर कर दी है बिल्कुल। ठीक है जी, अगर पॉलिटिकल साइंस के पेपर में रशिया वर्सेस यूक्रेन पूछा जा सकता है, रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस आई मीन, तो फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने एक होलिस्टिक तैयारी इंटरनेशनल लॉ की CSS की करनी है, और होलिस्टिक तैयारी करने का तरीका यही है, मल्टीपल रीडिंग वुड टेक टू मच टाइम। आप सही कह रहे हैं, मल्टीपल रीडिंग्स में टाइम तो लगता है, मगर देखें अब CSS आपने अगर करना है और आप CS एस्पायरेंट है तो फिर आप इस चीज़ में। अच्छा, यही बात मुझे पहले भी एक स्टूडेंट ने कही थी जब उसको मैंने बताया कि आपने इंटरनेशनल की तैयारी कैसे करनी है और किस तरह से आपने इसको टैकल करना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी 100 मार्क्स के सब्जेक्ट के लिए अब इतनी मेहनत कौन करे। राइट, आप भी ये सोच रहे होंगे कि 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है तो इसके लिए इतनी मेहनत हम क्यों करें। ये सिर्फ 100 मार्क्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये दुनिया के अंदर जितने भी इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी बर्निंग क्वेश्चंस हैं, उसकी बेसिस, उसकी रूट्स, उसके कॉजेज क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब कुछ इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर एट ऑल टाइम्स, बस हमें नाम नहीं पता होता कि जी इंटरनेशनल लॉ है। फॉर एग्जाम्पल आप कश्मीर का इशू ले लें। ठीक है, कश्मीर का इशू क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इतना बर्निंग क्वेश्चन कश्मीर इशू क्यों है, उसके अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है, यूज़ ऑफ फोर्स हो रहा है, ठीक है, टेरिटोरियल सवेनिटी को वायलेट किया जा रहा है, ये सब कुछ इंटरनेशनल लॉ है। राइट, रशिया यूक्रेन ये क्या है, इट्स ऑल अबाउट
ट्रीटी, अ पैक्ट जो कि इन दोनों कंट्रीज़ का हुआ, यूएस के साथ हुआ, फ्रांस बीच में इन्वॉल्व था, स्टेट्स की बात थी, उनके बीच में लड़ाइयाँ पड़ गई, नेटो आ गया। तो ये सब क्या है? ये सब इंटरनेशनल लॉ ही है। पैलेस्टीन में जो हो रहा है वो क्या है? यूज़ ऑफ फोर्स हो रहा है, वो भी इंटरनेशनल लॉ है। तो आप जब तक इंटरनेशनल लॉ को नहीं समझेंगे तब तक आप इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकते। और अब आप सीएसएस क्लियर करने के लिए आप अगर ये समझ रहे हैं कि आप सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स पढ़ के चले जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। आपको इन डेप्थ हर चीज़ का पता होना चाहिए कि एक इशू क्यों वॉल्व हुआ, कैसे वॉल्व हुआ, उसकी बेसिस क्या थी, उसके कॉजेज़ क्या थे, उसके अंदर इश्यूज़ क्या हैं, बोथ फैक्चुअल एज वेल एज लीगल और फैक्चुअल दोनों इश्यूज आपको पता होने चाहिए कि क्या थे। तो फिर ही आप उसका एक इफेक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और वो सब कुछ इंटरनेशनल लॉ के साथ ही आप कर सकते हैं। आपको इंटरनेशनल लॉ का पता होगा, यूएन का आपको पता है कि यूएन क्या है, आईसीजे का पता है कि जो आईसीजे में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है, यूएन के क्या पावर्स हैं। यूएन इतना पावर्स होने के बावजूद भी एक जो बिग 5 क्लब है, जो बिग 5 डिप्लोमेसी है, उसकी वजह से वो अपने फंक्शंस को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो क्यों नहीं कर पा रहा? ये सब कुछ करंट अफेयर्स का हिस्सा है, ये सब कुछ पाकिस्तान अफेयर्स का हिस्सा है। ये सब कुछ आपको सिर्फ इस सब्जेक्ट में नहीं, आपको हर सब्जेक्ट में काम देगा। और सीएसएस करने की पहली शर्त यही है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। आपने सिर्फ एक चीज़ को प्रिपेयर नहीं करना, आपने एक होलिस्टिक तैयारी करनी है, कंप्लीट तैयारी करनी है। और कंप्लीट तैयारी इंटरनेशनल लॉ पढ़ के ही आपको समझ में आ सकती है कि आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर इशू की रूट्स पता चलती हैं। इंटरनेशनल आपको बताता है कि जो भी लीडिंग क्राइसिस हैं स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स के जो इश्यूज हैं, स्टेट्स अगर ट्रीटीज़ कर रही हैं और नहीं कर रही, उनकी वजह से वॉर्स हो रही हैं, तो क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। और अगर वॉर्स हो रही हैं तो क्या वो वॉर्स लीगल तरीके से हो रही हैं कि नहीं हो रही। इन्हीं बेसिक इशू से सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इवॉल्व होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, और इसी से हम कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व भी करते हैं। और हम इसी चीज़ से एनालिसिस अपना पेपर में लिखते हैं कि जी ये इस तरह होना चाहिए और ये इस तरह होना चाहिए, यूक्रेन को ये करना चाहिए और रशिया को ये करना चाहिए। सो इंटरनेशनल लॉ रखना बहुत ज़रूरी है इस सेंस में। मैंने भी इंटरनेशनल लॉ ऑप्ट इसलिए किया था, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और इंटरनेशनल लॉ दोनों में मेरे मेजर एरियाज़ हैं, मगर मैंने इंटरनेशनल लॉ इसीलिए ऑप्ट किया क्योंकि ऐसे के अंदर आपको बड़ी अच्छी आर्गूमेंट्स मिल जाती है, करंट अफेयर्स के अंदर आपको आर्गूमेंट्स मिल जाती हैं, बाकी चीज़ों के अंदर आप कंटेम्प्रेरी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आजकल पेपर में। एफपीएससी ने बिल्कुल अपना पैटर्न उलट के रख दिया है, तो वो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस आप इसी तरह से हल कर सकते हैं अगर आपको उनकी बेसिस पता हो। सिर्फ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, वो ये कि आपने जार्गन्स का ध्यान रखना है, टर्मिनोलॉजीज का ध्यान रखना है। अच्छा, इंटरनेशनल लॉ को आईआर के साथ रखा जाए या इंटरनेशनल लॉ को पॉलिटिकल साइंस के साथ रखा जाए। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो क्या स्टिल आपको इंटरनेशनल लॉ रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। इसका मैंने आपको जवाब ऑलरेडी दे दिया है पहले। आईआर के साथ आप इंटरनेशनल लॉ अगर ऑप्ट कर रहे हैं तो क्या आपकी तैयारी का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, तैयारी का लाहे अमल क्या होना चाहिए। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल लॉ का पेपर है और आईआर एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। आपने अगर आईआर की थ्योरीज उठा के इंटरनेशनल लॉ में नहीं लिख देनी और ना ही आपने इंटरनेशनल लॉ के लीगल जार्गन्स, लीगल टर्मिनोलॉजीज उठा के वहाँ लिख देनी है, तो वो फिर काम आपका ख़राब हो जाएगा, वो आपको फ़ायदा नहीं देगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि ठीक है, अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि पेपर को आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है कि आपके अच्छे मार्क्स हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर आपने लीगल मैक्सिम्स जो लैटिन में होते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर, फॉर एग्जांपल जस्ट कोजेंस हो गया, रेबस सक्सटेनेबस हो गया, पैक्टा sunt servanda, ये लीगल टर्मिनोलॉजीज, ये लीगल जार्गन्स, ये आपने इसके अंदर यूज़ करने एज मच एज यू कैन, ठीक है ना। मैक्सिम्स आप याद कर लें, जितने मैक्सिम आप लिख सकती हैं आप उसको लिखें, ठीक है ना। मैक्सिम्स को याद करने का उन लोगों के लिए स्पेशली जिनका बैकग्राउंड इस सब्जेक्ट का नहीं है और जिनको लगता है कि बिल्कुल एक एलियन चीज़ है जो हम पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिम्स को याद करने का मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता देती हूँ। आप छोटे छोटे स्टिकी नोट्स लें और उनके ऊपर आप ये लिखें मैक्सिम्स और नीचे उनकी ट्रांसलेशन लिखें और अपने स्टडी टेबल के सामने उसको चिपका दें। विदिन 3 to 4 days वो आपको याद हो जाएगा, असबर हो जाएगा।
ठीक है, एक तो ये बात होगी कि आपने उसके अंदर मैक्सिम्स लिखने हैं। दूसरी बात ये कि आपने हर क्वेश्चन के अंदर कोशिश करनी है कि आपने कम से कम भी 6 से 7 केस लॉज उसमें लिखने ही लिखने हैं। अगर आप केस लॉज लिख के अपने आर्गूमेंट्स को सब्सटेंशिएट नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ, केस लॉज आर अ मस्ट। ठीक है, और केस लॉज याद करने का तरीका भी सेम यही है कि आप टॉपिक लिखें और साथ आप लीडिंग केस लॉ लिखें और उसको चिपका दें अपनी वॉल के ऊपर। वो केस लॉज भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, हर टॉपिक के साथ मैं आपको केस लॉज करवाऊंगी। और जब मैं आपको करवाऊंगी तो मैं आपको ये भी बताऊंगी, मैं आपको 15 से 20 इस तरह के केस लॉज बताऊंगी जो कि बहुत जेनेरिक किस्म के केस लॉज हैं। ठीक है, जो आप ट्रीटी में भी डाल सकते हैं, जो आप ज्यूरिसडिक्शन के क्वेश्चंस में डाल सकते हैं, जो आप यूज़ ऑफ फोर्स में डाल सकते हैं, आप टेरिटोरियल वायलेशंस के क्वेश्चंस में डाल सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल यूएस वर्सेस निकारागुआ एक केस है, आईसीजे के जो केसेस होते हैं ना वो बहुत लंबे केसेस होते हैं। लाइक अगर आप जजमेंट कभी देखें वेबसाइट पर जाकर या किसी बुक से आप पढ़ें तो 500-500 600-600 सफ़े की एक जजमेंट होती है। ठीक है, तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम उन सारे जजमेंट्स को याद रखें एज इट इज़ या हम उसका जस्ट निकालें। ठीक है, तो ये क्योंकि बहुत लंबी जजमेंट्स होती हैं, उसमें बहुत इन डेप्थ डिटेल्ड डिबेट हुई होती है और हर इशू को उन्होंने इसमें एनालाइज किया हुआ होता है, तो इसलिए इस तरह के चंद लीडिंग केसेस हैं। फॉर एग्जांपल यूएस वर्सेस निकारागुआ हो गया, रेनबो वॉरियर केस हो गया। ठीक है, इसके अलावा श्रोता फैक्ट्री केस हो गया, इसके अलावा और इस तरह की टेम्पल ऑफ प्रियाव्यार केस हो गया। ठीक है, यूएस वर्सेस ईरान जो एम्बेसीज वाला केस था, डिप्लोमेटिक क्राइसिस वाला, ये हो गया। ये वो केसेस हैं जिनके अंदर आईसीजे ने बहुत डिटेल डिस्कशन की है। उन्होंने जुरिसडिक्शन के क्वेश्चंस को भी देखा, फिर उन्होंने देखा कि क्या स्टेट का आपस में कोई पैक्ट था, कोई ट्रीटी उन्होंने साइन की हुई थी, क्या ये किसी इंटरनेशनल ट्रीटी की पार्टीज थे या नहीं थे। उसके बाद वो वायलेशंस की तरफ आते हैं कि इसकी क्या रिपरकशंस थी, इसकी क्या रिजल्ट्स थे। तो वो एक जजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हुई होती हैं। मीनिंग देयर बाय कि आप उस एक केस को ट्रीटी में भी कोट कर सकते हैं, उस एक केस को आप स्टेट जुरिसडिक्शन में कोट कर सकते हैं, उस एक केस को आप फ्रस्ट्रेशन ऑफ ट्रीटीज़, वायलेशन ऑफ ट्रीटीज़, रिकग्निशन, यूज़ ऑफ फोर्स, इस तरह की डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनमें आप इनको कोट कर सकते हैं। तो आपने इसी तरह के 15 से 20 या 10 से 15 भी आप कर लें तो वो भी काफ़ी है। आपने केसेस याद कर लेने हैं। ठीक है, नाम याद कर लें। अच्छा, एक केस को अगर आपको केस के फैक्ट्स नहीं पता मगर केस का सिर्फ नाम पता है तो भी उसको लिखने का एक तरीका है। उसको लिखने का तरीका ये है कि आपने पेपर में सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन लिखा। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखने का जो तरीका है वो ये है कि इंट्रोडक्शन जब आप लिखें, जो मेरा तरीका था और जो मेरे लिए हमेशा काम किया है वो ये है कि जब मैं इंट्रोडक्शन लिखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ, आपने भी ये करना है, आपने कोशिश करनी है कि एग्जामिनर ने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उस पूरे क्वेश्चन का 2 या 3 लाइनों का जो भी है उसका आंसर आपने उसको एक पैराग्राफ में दे देना है, एंड दैट वुड बी योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, इससे ज़्यादा इफेक्टिव और इससे ज़्यादा फ्लिंचिंग इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर आपने पूरी बात कर दी। एग्जामिनर जब का इंट्रोडक्शन पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा कि ठीक है जी, इस बच्चे को पूरी बात भी समझ में आ गई है और इसने उसका जवाब भी मुझे दे दिया है। फिर ही वुड मूव ऑन टू योर नेक्स्ट पेजेस और वो देखेगा कि आपने उसको कैसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आपने पहले इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपने क्वेश्चन के हिस्से करने, पीसेस करने। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चन जो आजकल आ रहे हैं वो बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट्स होती हैं, एग्जॉस्टिव होती हैं। टेक योर टाइम, उसको स्टडी करें, उसको पढ़ें, समझें, उसको ब्रेक करें कि उसके अंदर क्या क्या इश्यूज पूछे गए हैं। ठीक है, उसको ब्रेक करें, उसके बाद उसको 1 बाय 1 एड्रेस करते जाएं। ठीक है, अपनी आर्गुमेंट्स वहाँ पर बनाए बैठकर, अपनी आर्गुमेंट्स डेवलप करें। और एक स्टूडेंट जब 12 सब्जेक्ट्स की तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठता है तो मुझे लगता है कि ये हो ही नहीं सकता कि एक चीज़ जो उससे पूछी जा रही है उसका जवाब ना दे सके। जस्ट मेक अप योर ओन आंसर। आपको नहीं आ रहे, खुद से बनाएं, मेक इट अप। अपनी आर्गुमेंट्स बनाएं जो आपको सही लगती हैं, उसकी बेसिस पे उसको बनाएं, उसको जस्टिफाई करें और कोई भी एक केस लॉ वहाँ पर साथ में लिख दें। 1 सेकंड में पानी पी लूँ। ठीक है जी,
अच्छा, एक चीज़ जो मैं करती होती थी हमेशा इंटरनेशनल लॉ के पेपर में, वो ये था कि मैं अपनी आर्गूमेंट बना के, सेम जैसे मैंने आपको तरीका बताया अभी, आर्गूमेंट बना के उसके बाद मैं केस का जो मैंने कोट उसमें करना होता था वो लिख के मैं एक सेंटेंस लिखती थी, रिलायंस इज प्लेस्ड ऑन दिस केस, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इज प्लेस्ड ऑन यूएस वर्सेस निकारागुआ। अपनी आर्गूमेंट लिखी पूरी कि जी ऐसे इसमें ये इशू है तो ये ऐसे एड्रेस होगा, और आखिरी एंड में एक सेंटेंस लिख दिया, रिलायंस इज प्लेस्ड ऑन यूएस वर्सेस निकारागुआ, यूके वर्सेस फ्रांस, यूएस वर्सेस ईरान, व्हाट्सएवर। तो इससे एक बहुत अच्छा ये वो तरीका है, ये वो फ्रेज़ है जो हम लोग लीगल ड्राफ्टिंग में यूज़ करते हैं। हम लोग जब केसेस ड्राफ्ट करते हैं, सूट्स बनाते हैं, तो हम उसमें ये वर्डिंग यूज़ करते हैं। तो उससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि अच्छा बच्चे को पता है कि ये लॉ का पेपर है और उसने लीगल जार्गन्स इसमें तो यूज़ किए हैं। और जब भी आप केसेस मेंशन करेंगे पेपर में तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने उसको हाईलाइट अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, ताकि पेपर में रिफ्लेक्ट हो, एग्जामिनर देखे तो उसको फौरन पता चल जाए अच्छा ये केस ये केस ये केस ये केस। एक पेज के ऊपर कम से कम 4 से 5 आपके केसेस होंगे तो वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात है कि आपने अवॉइड करना है पेपर में इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने से जो कि इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल लॉ में कंट्री वर्ड यूज़ नहीं होता, उसकी जगह पे क्या वर्ड यूज़ होता है, स्टेट। ठीक है, आप वहाँ पे कंट्री नहीं लिखते, आप स्टेट कहते हैं। एक मुल्क को आप स्टेट कहते हैं, स्टेट ए स्टेट बी। तो आपने इस तरह की वहाँ पर जार्गन्स यूज़ करने हैं। ठीक है, तीसरी बात है कि आपने इसके अंदर फ्लो चार्ट्स और मैप्स तो आप ऐसे नहीं डाल सकते, डाल भी सकते हैं। जहाँ पर हो सके आपने इसमें फ्लो चार्ट्स और मैप्स को फिट करना है। अब मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में हम क्या मैप्स और क्या फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ क्या फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। ये देखें जी, ये रिकग्निशन का क्वेश्चन है जो कि मैंने सॉल्व किया, मेरे नोट्स हैं, और इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक चार्ट सा बनाया हुआ है। ठीक है, इंटरेस्टिंगली इस बार ये क्वेश्चन आया भी था और मैं ये चार्ट उसके अंदर बनाकर भी आई थी। ये आप मार्कर से बनाएंगे, पूरा एक पेज आपका ये चार्ट ले लेगा। अच्छी सी राइटिंग करके इसको लिखें। इसके अलावा ये देखें, ये है एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ टेरिटरी। तो उसमें भी सेम मैंने इस तरह से पॉइंटर्स निकाल के, ट्रीज निकाल के एक चार्ट सा बना दिया। ठीक है, तो इस तरह के चार्ट्स आप बना सकते हैं। यू जस्ट हैव टू यूज योर ब्रेन्स कि अच्छा ठीक है, इसके अंदर से ये 3 बातें निकलती हैं तो मैं इसको 3 बातों को लिखने की बजाय मैं इसका चार्ट बना देता हूँ। उससे आपकी शीट भी भर जाएगी, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा आ जाएगा कि आपने बड़ा अच्छा नीट और खूबसूरत पेपर किया है, और आपकी फ्लो चार्ट पर ही रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसमें मैप्स आप बना सकते हैं। अगर 2 कंट्रीज से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है कंटेम्प्रेरी बैकड्रॉप में, तो आप उन कंट्री का मैप वहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 2018 से ऑनवर्ड्स इंटरनेशनल लॉ में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्रेपोजिशन बेस्ड होते हैं, यानी कि वो आपको एक प्रेपोजिशन देते हैं, एक सिनेरियो बता देते हैं कि जी ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, ऐसे हुआ। तो अब आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, वो एक सिचुएशन देते हैं आपको। जो लॉ के स्टूडेंट्स उनको पता होगा कि प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन हम लोग तो लॉ में बहुत सॉल्व करते रहे हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। सो प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस को आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको लॉ का ना पता हो, सारा लॉ आपको ना पता हो कि जी इसमें क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं और आप क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले आपने प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ना है, और जो आपकी पेपर की जो लास्ट पेज होता है, मैंने हमेशा उसको रफ वर्क के लिए यूज़ करती हूँ, उस रफ वर्क पे आप लिखते जाएं कि इसमें क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, वो आप लिखते जाएं कि अच्छा इसमें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई बात हो रही है, इसमें स्टेट जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड कोई बात हो रही है, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट की कोई बात हो रही है। ये सारे टॉपिक जो आपको क्लिक होता जाए ना वहाँ पर, वो आप उसको एक दफ़ा लिखते जाएं रफ पेज के ऊपर, और उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करते जाएं अपने वर्ड्स में, अपने तरीके से कि क्यों आपको लगता है कि जी ये इशू था, तो इसका ये होना चाहिए आंसर। प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस की सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि इनके आंसर्स कभी गलत नहीं होते। ठीक है, क्योंकि देखिए एक सिचुएशन है ना, उसमें केस बिल्डअप करना है एक तरीके से। यही आप समझ लें कि आप एक लॉयर हैं और आपको उसने एक सिचुएशन दे दी, आपने केस बना के देना है। वो हर इंसान, हर लॉयर अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको करता है।
तो जितना हमें डिफ़िकल्ट लगता है, स्टूडेंट्स नॉर्मली जब बैठते हैं तो प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस को वो छोड़ देते हैं कि जी लास्ट में देखेंगे, अगर कोई ना आ रहा हुआ तो उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। डोंट डू दिस, उसको आप अटैम्प्ट करें। अगर वो आपसे एक्स्ट्रा 5 मिनट्स मांग रहे हैं, आप उसको दें और आप उसको अटैम्प्ट करें, क्योंकि प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके कभी भी गलत नहीं होते उसके आंसर्स। ठीक है, तो ये आपने करना है। और प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस को आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो। और अच्छी तैयारी करने का बेस्ट तरीका यही है कि आपने इंटरनेशनल लॉ को पढ़ना है और बहुत ज़्यादा पढ़ना है। अगर आपका लॉ का बैकग्राउंड नहीं भी है खुशबख्त, तो इसमें कोई इशू की बात नहीं है, आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए, हर इंसान हर एस्पायरेंट जब CSS में आता है तो कोई ना कोई 1-2 सब्जेक्ट्स ऐसे ज़रूर होते हैं जो उसके बैकग्राउंड के नहीं होते, लेकिन आप फिर भी उसको ऑप्ट करते हैं, आप फिर भी उनको लेके चलते हैं। क्रिमिनोलॉजी वर्सेस इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, पहले मैं खुशबख्त की बात का जवाब दे दूं तो इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें नहीं, जिनका हमें ना नहीं होता, हमें नहीं पता होता, हमारा बैकग्राउंड नहीं होता। कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसका हमें नहीं पता होता, जिसमें हमारा बैकग्राउंड नहीं होता, हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, जिसके बारे में हम कहते हैं कि जी ये तो बिल्कुल ही नाइव किस्म की चीज़ है। मैंने साइंसेस नहीं पढ़ी हुई, तो GSA मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीन था, क्योंकि मैं कहती थी यार ये क्या है, मतलब क्यों है और कैसे है और इसको कैसे करना है। तो इंटरनेशनल की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे वही हैं जो आप बाकी चीज़ों में करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। इसमें सारे वही इश्यूज हैं जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। UN आपने पढ़ना ही पढ़ना है, ICJ आपने पढ़ना ही पढ़ना है, आपने ऐसे के ये सब कुछ करना ही करना है। तो अगर आपका लॉ बैकग्राउंड नहीं भी है तो इसमें कोई इशू की बात नहीं है। CSS का ये हिस्सा है, CSS का ये, मैं बार बार कहती हूँ कि इंटरनेशनल लॉ CSS का मैंडेटरी हिस्सा है। आप इंटरनेशनल लॉ को CSS से निकाल के नहीं कर सकते। अगर आपने CSS इंटरनेशनल लॉ ऑप्ट नहीं भी किया हुआ, तब भी आपको 50% इंटरनेशनल लॉ पढ़ना ही पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उसको इंटरनेशनल लॉ के कोर्स में नहीं पढ़ते, आप उसका कुछ हिस्सा ऐसे में पढ़ते हैं जब आप ये पढ़ते हैं कि वाई UN चार्टर हैज़ फेल्ड टू लिव अप टू इट्स एक्सपेक्टेशंस और होप्स। ठीक है, कुछ हिस्सा इसका आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ते हैं। जब आप पाकिस्तान की दूसरी स्टेट्स के साथ रिलेशंस देख रहे होते हैं तो आप इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। और ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि एक बार आपको इसकी समझ आ जाए ना, तो फिर इसमें आपका इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि लॉ बैकग्राउंड ना होने का मसला क्या हो सकता है। मैक्सिमम आपको सेक्शंस याद नहीं रहेंगे, आपको केस लॉज याद नहीं रहेंगे। केस लॉ से याद करना इशू ही नहीं, मैंने आपको तरीका उसका बता दिया है। मैंने आज से 4 साल पहले जो केस लॉ इस तरीके से याद किए थे स्टिकी नोट चिपका के, वो अभी तक मुझे याद है। अभी तक वो तस्वीर मेरे माइंड में बनी हुई आती है कि जी अच्छा ये पिंक कलर के स्टिकी नोट के ऊपर ये केस लॉ लिखा हुआ है और साथ ये ट्रिटी वाला टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो आपके लिए कोई इशू नहीं। और सेक्शन के अंदर बात है, अगर आप सिर्फ स्टैचुएट भी मेंशन कर दें कि कौन सा लॉ था, ठीक है, फॉर एग्जांपल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर ये बात हुई है, या फिर कोई भी इस तरह का आप सिर्फ लॉ भी मेंशन कर दें तो वो भी सफिशिएंट है। क्रिमिनोलॉजी वर्सेस इंटरनेशनल लॉ, मेरे हिसाब से इंटरनेशनल लॉ इज़ बेटर। जो स्कोर ट्रेंड जा रहा है अब उसमें इंटरनेशनल लॉ बहुत बेहतर है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का बहुत सारा पोर्शन, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ काफ़ी हद तक ओवरलैपिंग है कुछ सब्जेक्ट्स के साथ। हाँ, कुछ पोर्शन इसका ऐसा है जो कि बिल्कुल यूनिक है, जैसे आपने डेफिनेशन याद करनी है, आपने डिबेट पढ़नी है कि इंटरनेशनल लॉ है कि नहीं है, आपने रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स जैसे टॉपिक्स पढ़ने हैं। लेकिन उससे हट के बाकी सारी चीज़ें आपने पढ़नी ही पढ़नी है। आपने ये देखना ही देखना है कि जी अगर एक मुल्क की नेशनल बाउंड्रीज वायलेट हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं और उसका क्या रिजल्ट है। आपने देखना ही देखना है कि अगर ड्रोन आ रहे हैं किसी मुल्क के अंदर तो उसकी क्या लीगल स्टैंडिंग है। ये सब चीज़ें आपने करनी ही करनी होती हैं। तो इट्स एडवाइसेबल कि आप इंटरनेशनल लॉ को लाजमी ऑप्ट करें। अच्छा ठीक है, तीसरी बात ये कि केस लॉ जस्ट मेंशन करना है या फिर केस लॉ के फैक्ट्स एंड फिगर्स ब्रीफ में? नहीं, केस लॉ के फैक्ट्स एंड फिगर्स को ब्रीफ में लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने आपसे खुद नहीं पूछा हुआ।
जब तक इन्होंने स्पेसिफिकली आपसे नहीं पूछा कि डिस्कस दिस केस, फॉर एग्जांपल डिस्कस लोटस केस, तब तक आप लोटस केस के फैक्ट्स और फिगर्स वहाँ पे नहीं लिखेंगे। और मैंने भी बताया है पहले भी कि ये केसेस इतने लंबे होते हैं, इतने एग्जॉस्टिव होते हैं, मोस्टली जो पेपर में पूछते हैं वो स्पेसिफिकली वो इतने एग्जॉस्टिव होते हैं कि 600 सफ़ों की जजमेंट्स होती हैं, उनको पॉसिबल नहीं है कि आप रिप्रोड्यूस कर सकें। उसके अंदर कोई एक एस्पेक्ट नहीं होता उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने सिर्फ टॉपिक की रेलेवेंस के हिसाब से उनको मेंशन करते जाना है, वो सफिशिएंट है। अगर आप उस केस के फैक्ट्स लिखने बैठ जाएंगे तो आप 3 दिन तक वही लिखते रहेंगे, क्योंकि जजमेंट्स बहुत लंबी होती हैं। अच्छा, मैं बात ही करी थी कि इंटरनेशनल लॉ के पेपर की एक बेस्ट बात जो स्टैंड आउट करती है, जो इस सब्जेक्ट को यूनिक बनाती है बाकी सब्जेक्ट से, वो ये है कि इस पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी मैटर करती है। आपके आंसर में सिर्फ क्वालिटी ही मैटर करती है, क्वांटिटी इसमें इररेलेवेंट है। आई हैव सीन दोज पीपल जिन्होंने एक्स्ट्रा शीट्स लगाई इंटरनेशनल में, बट स्टिल दे कुडंट मेक इट, वो फेल हो गए। और मैंने वो लोग, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है 2020 के अटेम्प्ट में जब मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया था, और उससे पहले भी मेरा अच्छा स्कोर आया था, मेरी राइटिंग स्पीड नहीं है बिल्कुल भी, मेरी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है, तो मैं 3 से 4 पेजेस से ज़्यादा नहीं लिख पाती थी कभी भी। तो मैंने इतना कम लिखकर भी बड़ा अच्छा स्कोर लिया। इससे साबित होती है ये बात कि आपने सिर्फ क्वालिटी मटेरियल उसको देना है। उसने आपसे जो पूछा है एग्जामिनर ने, आपने उसका जवाब उसको देना है, और उस जवाब को आपने सब्सटेंशिएट करना है विद द केस लॉज। और केस लॉज जहाँ पर अवेलेबल नहीं है वहाँ पर ऑथर्स की कोटेशंस या उनके रेफरेंसेस, ठीक है। ये भी आप 6 से 7 अच्छे ऑथर्स याद कर लें। फॉर एग्जाम्पल ओपनहाइम हो गया, स्टार्क हो गया, ठीक है, ग्रोशियस हो गया, इस तरह के जो लीडिंग ऑथर्स हैं उनके आप नाम याद कर लें, और वहाँ पर उनको आप रेफरेंसेस के तौर पे लिखते जाएं कि ये डिबेट जो थी, इस डिबेट को सपोर्ट किया था ओपनहाइम ने, इस डिबेट को सपोर्ट किया था स्टार्क ने, तो इसलिए ये वाला जो स्टैंड है ये ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने मस्ट करनी है हर हाल। अच्छा जी, हो गया। अच्छा, इंटरनेशनल लॉ का जो कोर्स है जो मैंने आपको पढ़ाना है, उसके अंदर क्या चीज़ें, भला मेरा लैपटॉप डेड हो गया। उसके अंदर मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स करवाने हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और क्रिमिनोलॉजी इफ एन एस्पायरेंट हैज़ पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड। देखें ज़हीर, लॉ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, चाहे वो मर्केंटाइल लॉ है, चाहे वो इस्लामिक लॉ है, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ है, आपने इस बात को जहन में रख के करना है कि आप एक लॉ का सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं और आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड है और आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रखना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस ओवरलैपिंग हैं और आपने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ लिए, तो आपको यहाँ पर उसके अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, तो ये तरीका सही नहीं है, आपका तरीका गलत है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर भी आपने केसेस लिखने होते हैं, और जब तक आप उसमें भी केस लॉज नहीं लिखेंगे, पेपर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तो फिर वही होगा जो 2020 में हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के साथ जब बॉटल नेक लग गई थी और स्टूडेंट्स के 15-15 और 8-8, 9-9 और एक बच्चे के तो 5 नंबर भी आए थे। तो ये रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी ही करनी है। क्रिमिनोलॉजी ऑन द अदर हैंड एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऐसे कुछ थियरीज हैं, ठीक है। वो आपने थियरीज पढ़ ली, तो उसके बाद पढ़ ली और उसको समझ लिया तो आप पेपर को क्रैक कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आप ऑप्ट करें अगर आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है जिससे आप केसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको बुक भी बता देती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए। हामिद खान साहब की बुक है कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है, वो आप बुक ले लें। उसके अंदर से आपको केस लॉज मिल जाएंगे सारे। तो आपने हर कंट्री के जब आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करेंगे उसके साथ आपने रेलिवेंट केस लॉज भी याद करने हैं, ठीक है। मैं अब मेरे पास बल्कि ना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के नोट्स भी बने हुए हैं क्योंकि मेरा तो मेजर था एलएलएम में। मैं आपको थोड़ा दिखा भी देती हूँ। ये देखें जी, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के नोट्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी मैंने फॉर एग्जांपल अगर आप यही पेज सिर्फ एक देख लें, बार्बे वर्सेस कनॉली, मरीज लीस वर्सेस नबोकन लैंड इंप्रूवमेंट कंपनी केस, मन वर्सेस रेनॉइस केस, ठीक है। ये सारे केसेस आपने करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में। फिर भी तो आप कर सकते हैं, आपके पास मटेरियल है, गो फॉर इट। पॉलिटिकल साइंस का बहुत कंपैटिबल है, अदरवाइज आप क्रिमिनोलॉजी रख लें।
अच्छा ठीक है, आपके जो क्वेश्चन आप ड्रॉप करते जाए साथ साथ मैं उनका भी आंसर देती जाती हूँ आपको। इंटरनेशनल से हट के भी क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, नोट्स मेकिंग का मैं आपको बताती हूँ तरीका कि आपने नोट्स कैसे बनाने हैं। बल्कि मैं आपको अपने नोट्स एक टॉपिक के दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह इंटरनेशनल बनाया। इंटरनेशनल के नोट्स मेकिंग का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है और बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या है। ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ये मेरे बहुत डिटेल नोट्स हैं, ठीक है ना। मल्टीपल सोर्सेज से कंसल्ट करके मैंने ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये मैंने कुछ रफ वर्क इसके ऊपर किया है। ये जो कुछ हाईलाइटेड है ये सब केस लॉज हैं या फिर हेडिंग्स हैं, ठीक है। ये मैंने इस तरह से बनाया, मल्टीपल सोर्सेज से कंसल्ट करके मैंने एक टॉपिक को 5 पेजेस में कंडेंस कर लिया और मैंने मार्जिन्स के ऊपर काफ़ी सारे इसमें जगह छोड़ दी थी कि अगर मुझे कुछ वैल्यूएशन करना हो, कुछ लिखना हो, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल डालना हो, एक्स्ट्रा केसेस डालने हो तो मेरे पास स्पेस हो डालने की, ठीक है। और एग्जाम से पहले आखिरी 3 महीने मैंने सिर्फ इन्हीं नोट्स को पढ़ा था और इन्हीं नोट्स की बेसिस के ऊपर मैंने पेपर हमेशा अपने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। ये हो गया आपके इंटरनेशनल लॉ के नोट्स। केसेस आपने बाहर हर टॉपिक के अंदर आपके कम से कम नोट्स के अंदर पेपर में तो आप लिखेंगे ना 5 या 7 जितने आपको याद आ गए, 2 याद आ गए, 1 भी याद ना आया, 4 याद आ गए, 15 याद आ गए, आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कोट करेंगे। लेकिन अपने नोट्स के अंदर आपके एक टॉपिक के अंदर कम से कम 10 केस लॉज होने चाहिए। आप 10 लिखेंगे, 10 याद करेंगे तो ही आप पेपर में जाके 6 या 7 लिख पाएंगे। पोलिटिकल साइंस एंड आईआर विच इज़ ईजियर टू बी कवर्ड। अच्छा जी, आपका नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा, नवाब साहब, आपका नाम है नवाब बलोच, ओके। बात ये है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस एक वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप अपने पास से डिबेट बना के लिख सकते हैं, अपने पास से डिस्कशंस बना के लिख सकते हैं। अगर आपको किसी फ़िलासफ़र का जवाब नहीं आ रहा कि जिसकी फ़िलासफ़ी क्या थी, आप वो फ़िलासफ़ी अपने पास से उठा के लिख सकते हैं। आप उसको लिखें 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 लिखें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कोई भी CSS का एस्पायरेंट इतना निकम्मा नहीं होता कि वो एग्ज़ाम में जाके बैठ रहा है और वो कुछ ना कुछ रिलेट ना कर सके। आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से रिलेट कर ही लेते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस में इसका बहुत वाइडर मार्जिन है कि आप डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट सब्जेक्ट से आप चीज़ों को रिलेट करें, आप उसको लिखें, आप डिस्कशंस करें, आप शीट्स भरें। पॉलिटिकल साइंस की एक जो प्री रेक्विजिट है वो ये है कि आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपने शीटें भरनी है, लिटरली शीटें भरनी है। पॉलिटिकल साइंस में अगर आप शीटें नहीं भरेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस में आपके पास मैप्स बनाने का, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, ग्राफ्स बनाने का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। इवन के फ़िलासफ़र्स की फ़िलासफ़ीज़ को भी आप इस तरह बना के लिख सकते हैं। सिलेबस इसका बहुत ही स्पेसिफिक सिलेबस है, ठीक है। आपके पास कुछ फ़िलासफ़र्स हैं जिनमें से चंद एक फ़िलासफ़र्स जो लास्ट वाले हैं वो ऐसे हैं जिनको आप बड़ा ईजिली एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फ़िलासफ़र्स प्योरली पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स नहीं है। उनमें से ना कभी क्वेश्चन आया है और ना कभी आएगा, क्योंकि उनकी फ़िलासफ़ी के अंदर पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का पोर्शन बहुत छोटा है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास वही 10-12 मेन फ़िलासफ़र्स रह जाते हैं और वही हमेशा आते हैं और वही आए हैं, तो उनको कवर करना बड़ा आसान है, ठीक है। आपको यूट्यूब से लेक्चर्स मिल जाएंगे, सोर्सेज बहुत ज़्यादा आपके पास अवेलेबल होते हैं, उसको बड़ा ईजी है उसको अटेम्प्ट करना, उसको हैंडल करना। IR ऑन द अदर हैंड इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव सब्जेक्ट, ठीक है। IR को समझने के लिए अब पेपर वो नहीं रहा कि आपने बस IR की एक किताब ले ली कोई सी भी और आपने उसको क्रैक कर लिया। IR की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी एक्सटेंसिव स्टडी हो, आपने मल्टीपल बुक्स पढ़ी हुई हो, आपको हिस्ट्री का पता हो, आपको यूरोपियन हिस्ट्री, US हिस्ट्री, सारी हिस्ट्रीज आपके फिंगर टिप्स के ऊपर हो, आपको मैप्स बनाने आते हो, मैप मेकिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आप IR में बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं। अच्छा, सर सैयद नूर है, उनके कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, आप वो देख सकते हैं अगर आप IR रखना चाह रहे हैं तो। उनकी मैप मेकिंग बड़ी अच्छी है, वो आप वहाँ से आपको बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि मैप्स आपने किस तरह से बनाने हैं। तो मैं अगर आपको रेकमेंड करूँ तो IR के निस्बत पॉलिटिकल साइंस इज़ सेफर चॉइस। और भी क्वेश्चन जो भी आपके आप ड्रॉप करते जाए।
अच्छा, नोट्स का मैं बता देती हूँ आपको। इंटरनेशनल के नोट्स में आपको बता दिया आपने कैसे बनाने हैं। अब मैं आपको यूएस हिस्ट्री के नोट्स दिखाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्या आपने करना है। अभी सितंबर चल रहा है और आई होप कि मोस्टली एस्पायरेंट्स के नोट्स अब तक बन चुके होंगे जो एक्चुअली सीरियस एस्पायरेंट्स हैं। अगर नहीं बने तो अभी भी आपके पास 4-5 महीने आप बना लें। हर सब्जेक्ट का इंटरनेशनल लॉ के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनके आप दो स्टेजेस में नोट्स बनाएंगे। एक आपका होगा इनिशियल स्टेज जिसके अंदर आप नोट्स बनाएंगे जो कि थोड़े लंबे होंगे। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक के 2 से 3 पेजेस के आप नोट्स बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ यूएस हिस्ट्री के नोट्स। ठीक है, ये सिविल वॉर वाला एरा है। ठीक है, इस तरह से मैंने नोट्स बनाया। मैंने मार्जिन के ऊपर डेलिब्रेटली एक सेकेंड, मार्जिन से मैंने डेलिब्रेटली छोड़ दी है थोड़ी सी स्पेस ताकि जो मैंने वैलिडेशन करना हो मैं इस पर कर सकूँ। ठीक है जी, ये मैंने इस तरह से बनाए हुए नोट्स। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, जिसको भी चाहिए होंगे मैं आपको नोट्स दे दूँगी अपने। ठीक है, ये नोट्स मैंने बनाए थे फर्स्ट स्टेज में ऑफ माय नोट मेकिंग। और उसके बाद एग्ज़ाम से 1 महीना पहले जो मैंने नोट्स बनाए मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। वो जी ये नोट्स हैं। ठीक है, ये इस तरह के तकरीबन 5 से 6 सफ़े हैं, दैट्स इट, जिसमें मैंने पूरी यूएस हिस्ट्री को समराइज़ किया है। ठीक है, सो पहले आप थोड़े से डिटेल नोट्स बनाएंगे अपनी समझ के लिए, उसके बाद आप उनको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, जब दिसंबर के करीब आप आएंगे तो आप उसको शॉर्ट कर देंगे। सीएसएस की प्रिपरेशन 4.5 मंथ्स में पॉसिबल है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। सीएसएस की प्रिपरेशन 4.5 मंथ्स में मैं आपको एडवाइस तो नहीं करूँगी कि आप करें, मगर अगर आप करना चाहते हैं तो आप अटैम्प्ट दे के देख लें। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर तो आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको लगता है कि आपको ऐसे में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आपने सब्जेक्ट्स इस तरह के चूज़ किए हैं और या करने हैं जिनके ऊपर आपकी ग्रिप ऑलरेडी है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस या ईआर में से कोई आपने एमफिल डिग्री ली हुई है या आपने उसको पहले पढ़ा हुआ है, तो ठीक है, वेल एंड गुड। करंट अफेयर्स का आपको पता है, अखबार पढ़ने की हैबिट आपकी बिल्कुल पक्की है, आप उसको पढ़ते हैं रोज़, यानी कि आपकी 60% चीज़ें अगर कवर्ड हैं, एक बेस आपकी बनी हुई है, तो फिर 4.5 मंथ्स में हो सकता है। ठीक है, वरना नहीं। सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए आइडियल जो टाइम है ना, वो 6 to 8 मंथ्स मिनिमम, ये आपने उसमें देने ही देने हैं। इस्लामियत के नोट्स कैसे बनाएं और पेपर टेम्पलेट। अच्छा, इस्लामियत जो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे बता दें कि आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि मेरी तरफ से ना थोड़ा इशू आ रहा है फ़ोन का। अच्छा, ये जो मैंने 1 पेजेस बनाए हुए ना, ये 1 पेजेस भी नहीं है, ये हाफ पेजेस से भी कम है, यानी कि इसकी 2-3 लाइन्स के अंदर मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। इस्लामियत के नोट्स की जहाँ तक बात है, इस्लामियत पहली बात तो ये कि इस्लामियत का पेपर अटेम्प्ट करने में आपने जो काम करना है वो ये कि आपने डिफरेंट चीज़ों को इस्लामियत के साथ रिलेट करना है। ठीक है, इस्लाम एक बहुत खूबसूरत मज़हब है और इसमें हम अगर आप गौर करके देखें तो हर चीज़ का जो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट मिलता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से रिलेट कर ही देगा। तो जो चीज़ मैंने की थी इस्लामियत के पेपर में और जिससे मेरे बड़े अच्छा स्कोर उसमें आया था, वो ये था कि मैंने डिफरेंट चीज़ों को उसके अंदर रिलेट किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जेरेमी बेंथम की थ्योरी ऑफ यूटिलिटी को मैंने इस्लामियत के पेपर में रिलेट किया कि किस तरह से इस्लाम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि पीस प्रमोट करता है, और इस पीस का मकसद क्या है? मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ताकि एक ऐसी सोसाइटी बने जहाँ पर सब लोग पीस के साथ रहें और जहाँ पर कोई वायलेशंस ना हो ह्यूमन राइट्स की, कोई डिस्टर्बेंस, कोई नारकी ना हो। और इसके अलावा आप रिलीजन की डेफिनेशंस, बर्टन रसल की रिलीजन की डेफिनेशन उसमें लिखें और बताएं कि ऑल्दो ही वाज एन एथियस्ट, येट उसने जो अपनी रिलीजन की डेफिनेशन दी है कि रिलीजन इज़ अ सोसाइटी, इट्स योर सोसाइटी, इट्स योर सोशल नॉर्म्स जहाँ पे आप रहते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को आप वहाँ पर रिलेट करें।
आप इसके अंदर इमैनुअल कैंट का जो रिलीजन का डिस्कोर्स है आप इसमें वो लिख सकते हैं, आप उसको रिलेट करें और आप ये प्रूव करें कि किस तरह से कैंट का रिलीजियस डिस्कोर्स भी हमें इस्लाम की तरफ ही लेकर आता है। इसके अलावा आपने ये तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि आपने इस पेपर के अंदर कम से कम भी 6 से 7 आयतें और हदीसें कोट करनी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। आप इसके अंदर बुक्स को कोट करें। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इस्लामियत के पेपर में तो नंबर 1 आपने इसमें आयतें लिखनी है और कोशिश करें कि आप अरबिक टेक्स्ट में याद करें। अरबिक टेक्स्ट याद करना कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को एक इन बिल्ट एक चीज़ दी हुई है कि अब हम लोग जब कुरान पाक को याद करना शुरू करते हैं तो हमें याद हो जाता है, ठीक है। तो आपने उसको याद कर लें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें आयतों की, ज़्यादा ना करें, कम कर लें आयतें, जेनेरिक किस्म की आयतें कर लें और आप उसको वहाँ पर लिख कर आएँ। मैंने जो इस्लामियत के शॉर्ट कोट्स पहली टर्म में बनाए थे वो मैंने सिर्फ 20 से 25 आयतें और हदीसें मैंने लिखी थी और एग्ज़ाम से पहले 2 घंटे में सिर्फ मैं उन आयतों को रिवाइज़ करके चली गई और जो भी क्वेश्चंस वहाँ पर आए वो मैंने अब खुद से किए और मैंने सिर्फ सब्सटेंशिएट कर दिया रेफरेंसेस डाल के कि जी ये कुछ रेफरेंसेस मैंने, जैसे मैंने आपको बताया, कंटेम्प्रेरी रेफरेंसेस क्रॉस सब्जेक्ट से रिलेट करके, और बाकी रेफरेंसेस जो थी वो मैंने कुरान और हदीस से डाली और मेरा बड़ा अच्छा पेपर हो गया था। Where did you find quotations of these scholars? Which scholars? किन स्कॉलर्स की आप बात करें? अच्छा, तो आपने ये करना है नंबर 1। नंबर 2, डिफरेंट रिलीजियस बुक्स आप देख लें। एक तो मौदूदी साहब की किताब है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स हैं, उनको आप वहाँ पर कोट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बुक्स, फॉर एग्जांपल रसल की कुछ बुक्स हैं, वो आप वहाँ पर कोट कर सकते हैं। और कौन सी बुक आप कोट कर सकते हैं? यस, आप उसके अंदर, मेरे पास यहाँ पे पड़ी भी हुई होगी इस्लामियत की, मैं बता देती हूँ, इस वक्त नहीं नज़र आ रही। इस्लामियत का तरीका बस मैंने आपको बता दिया कि यही है कि आपने उसमें चीज़ों को रिलेट करना है। आपने इस्लामियत के पेपर को ये सोच कर अटैम्प्ट नहीं करना कि ये सिर्फ इस्लामियत ही है और आपने इसमें सिर्फ इस्लामियत ही लिखनी है। आपने इस्लामियत लिखनी है, आपने चीज़ों को रिलेट करना है, डिफरेंट चीज़ों को आपने लेके आना है, जो नहीं भी आ रही हो आपने उसको खींच के लेके आना है और वहाँ पर आकर उसको प्रूव करना है कि जी दिस लीड्स अस टू पीस, दिस लीड्स अस टू इस्लाम, दिस इज़ व्हाट मेक्स अस क्लोज टू अल्लाह अलमाइटी। इस तरह से आपने उसको अटेम्प्ट करना है और आपने फ्लो चार्ट्स बनाने हैं जितनी आप बना सकती हैं। फ्लो चार्ट्स बनाए जितने बना सकते हैं, ग्राफ्स बनाए जितने बना सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, उसके कॉजेज़ आपके माइंड में है कि जी ये 3 से 4 इसके कॉजेज़ हैं, मगर आपको लग रहा है टाइम कम है लिखने के लिए, अगर टाइम है भी आप उन्हीं कॉजेज़ को ग्राफ बना के लिखते हैं, उससे एक बहुत अच्छी आपकी वो आ जाएगी, पेपर की लुक आ जाएगी। इस्लामियत का पेपर भी और बाकी भी जो इस तरह के थ्योरेटिकल पेपर्स हैं उनको करने के लिए एक सेट फॉर्मेट है, मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के अंदर इस्लामियत में आपने एक हदीस या एक आयत ज़रूर कोट करनी है, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देंगे, वो रिप्रेजेंटेशन आपकी क्वेश्चन भी हो सकता है, जो आपका क्वेश्चन है उसी के अंदर से आप 2-3 एस्पेक्ट्स निकाल के उसी को वहाँ पे एक पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन से रिलेटेड 7 से 8 या 9 हेडिंग्स डालेंगे उसके अंदर, और उसके बाद लास्ट पेज पे कंक्लूजन से पहले आप एक करंट सिनेरियो या फिर एनालिसिस, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, इनमें से कोई एक चीज़ की आप हेडिंग डालेंगे और आप जो भी पूछा गया आपसे उसको करंट पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे कि जी ये इस तरह से डिस्कस। बर्टन रसल कोटेशंस लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियसली आप गूगल से सर्च कर सकते हैं इनको कोटेशंस को, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने पॉलिटिकल साइंस मेरा मेजर था, तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही मुझे डिफरेंट स्कॉलर्स ने रिलीजन के ऊपर जो लिखा हुआ है वहाँ से मुझे बहुत सारे चंक्स ऐसे मिल गए थे जो मैंने कोट कर दिए थे वहाँ पे। इस्लामियत के बड़ा इंटरेस्टिंग इसकी चीज़ें हैं। मैं इस्लामियत के लिए एक अलग से सेशन रख लेंगे, मैं आपको सब चीज़ें दे भी दूँगी, जो मटीरियल मेरे पास है आपको प्रोवाइड भी कर दूँगी।
अच्छा, मैं बात करी थी कि करंट एनालिसिस या फिर क्रिटिकल एवेल्युएशन की आपने वहाँ पे बात करनी है, और उसके अंदर आपने जो भी क्वेश्चन के अंदर आपसे मैटर पूछा गया है, इशू पूछा गया है, उसको आपने करंट पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा डिस्कस करना है। हाफ पेज भी हो जाए तो काफ़ी है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो काफ़ी है, एक पेज से ऊपर नहीं जाना। और उसके बाद आपने कंक्लूजन लिख के उसको कंक्लूड कर देना है। तो इस तरह से आपको एक तो क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, और दूसरा एक बड़ा अच्छा पेपर आपका स्टैंड आउट करेगा उसके अंदर। ठीक है जी, लास्ट 10 मिनट्स किसी ने कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ ले, फिर मैं इंटरनेशनल लॉ का थोड़ा सा आपको देखिए ओवरव्यू कोर्स का, तो क्लास को वाइंड अप करूँगी। कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है तो जल्दी से पूछ लें। और जहाँ तक इंटरनेशनल लॉ की बात है, तो इंटरनेशनल लॉ को मैं आपको पढ़ाऊँगी, मैं आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ाऊँगी। और इससे इस्लामिक स्टडीज़ नहीं, ये इस्लामिक स्टडीज़ रिलेटेड लेक्चर नहीं है, मगर मैंने कहा कि अच्छी बात सत्या जारी होती है तो आपको आगे बढ़ानी चाहिए, फॉरवर्ड करनी चाहिए। अगर आपकी एक एक्सपीरियंस या आपका कोई बात जो आपको पता है वो किसी और के काम आ सकती है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो अपनी चीज़ें, अपने नोट्स, अपनी तैयारी को छुपा के रखे। मैं समझती हूँ कि अगर नॉलेज आप बढ़ा रहे हैं तो वो आपके पास वापस ही आएगा। नॉलेज इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो कभी कम नहीं होती, शेयर करेंगे तो और बढ़ेगी। जी, ये सारी मेरी कलेक्शंस हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ाऊंगी, और हर टॉपिक जो मैं आपको करवाऊंगी तो मैं आपको अपने नोट्स मैंने दिखा भी दिए किस तरह के बने हुए हैं, वो मैं आपको पीडीएफ में साथ साथ भेजती भी जाऊंगी। ठीक है, और अगर क्लास के बाद कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मेरे से किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, मैं आपको वॉइस नोट्स में मज़ीद एक्सप्लेन भी कर दूँगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो क्लास की है वो आपको पेज पे पता चल जाएगी, थोड़े अरसे में स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल आप एमपीटी की तैयारी करें, एमपीटी आपका सर पे है, उसको 1 घंटा रोज़ का दें, ज़्यादा टाइम उसके लिए मत लगाएं, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो आपकी मेन एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, उसकी तैयारी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपने सिर्फ 1 या 2 घंटे दिन के रोज़ MCQs करने हैं एमपीटी के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे आप लोग बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म करें और एग्ज़ाम बहुत इजी आए लास्ट ईयर की तरह। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।